नमस्कार साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की मर्ण मूर्तियों से संबंध में जानेंगे, जिसमें सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मर्ण मूर्ति है वो नारी की मर्ण मूर्ति के रूप में हम देखेंगे। उसके बाद हम आज का जो टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत रहेंगे। स्टुअर्ट पिगट क्या कहेंगे, जिसके बारे में सुना होगा आपने, है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहेंगे और अन्य विद्वान क्या कहते हैं, उन सभी की बातें हम एक एक करके बात करते हैं। तो शुरू करते हैं मर्ण मूर्तियों से। देखिए, मर्ण मूर्तियाँ जो थी वो ये मुख्यतः टेराकोटा से बनी हुई थी। टेराकोटा मतलब आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा है, ठीक है। तो ये मुख्यतः टेराकोटा से बनी हुई थी इनकी मर्ण मूर्तियाँ। क्लियर। सर्वाधिक मर्ण मूर्तियाँ जो है वो नारी और मातृ देवी से संबंधित होगी। क्लियर। और पशुओं में सर्वाधिक मर्ण मूर्तियाँ किसकी होगी? कुबड़दार बैल की होगी। और पक्षियों में गोरिया पक्षी की होगी, ठीक है। सर्वाधिक मर्ण मूर्तियाँ नारी मातृ देवी की है, और पशुओं में कुबड़दार बैल है, पक्षियों में गोरिया पक्षी है। ये बात ध्यान रहे। तो इस सभ्यता के क्षेत्रों से अत्यधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है। आग में पकी हुई जो मिट्टी की मूर्ति है उसे हम टेराकोटा की मूर्ति कहते हैं, ठीक है ना। इनका प्रयोग खिलौना एवं पूजा के लिए मूर्तियाँ बनाने में होता था। इन टेराकोटा से बनी मूर्तियों को, टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियों का प्रयोग किस में होता था? खिलौने और पूजा के लिए मूर्तियाँ बनाने में होता था। क्लियर। नारी मर्ण मूर्तियाँ संख्या में सर्वाधिक है। नारी मर्ण मूर्तियाँ संख्या में सर्वाधिक, हम यहाँ से बात कर चुके हैं कि सर्वाधिक मर्ण मूर्तियाँ जो है वो संख्या में नारी की है। और हम ये भी देख चुके कि नारी की मर्ण मूर्तियों से हमने यही अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। क्लियर। और इन मर्ण मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति से किया जाता था, है ना। इन मर्ण मूर्तियों का निर्माण हाथ से किया जाता था, जिसे चिकोटी पद्धति, है ना, चिकोटी पद्धति से किया जाता था। पशुओं में सर्वाधिक कुबड़दार वर्षा मतलब बैल, और पक्षियों में सर्वाधिक गोरिया की सर्वाधिक मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं। ये बात हम कर चुके हैं। गाय की आकृति मूरों और मर्ण मूर्तियों पर नहीं है। गाय की आकृति हमें संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी मुहर पर और उनकी मर्ण मूर्तियों पर देखने को नहीं मिलती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने गाय की बात करी थी, जब पशुओं की बात करी थी कि गाय को ये पालते तो थे, लेकिन कहीं पर भी इसके प्रमाण के रूप में हम मर्ण मूर्ति और मोहरों पर देखने को नहीं मिलती है। वैदिक संस्कृति में जरूर गाय एक महत्वपूर्ण पशु होगा, उसके बारे में जानेंगे हम। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता से निम्न चीज़ों के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से इन चीज़ों के अवशेष नहीं मिले हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है नहरों से सिंचाई, ठीक है। नहरों से सिंचाई के प्रमाण तो हमें सोरतुगई से मिलते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। तो एक सोरतुगई को छोड़कर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रहना। क्लियर। सोरतुगई को छोड़ करके कहीं पर भी आप अपने को ये अवशेष नहीं मिलते हैं। नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमाण हमें ये नहीं मिलते। सोरतुगई अफगानिस्तान में है, ठीक है, वहाँ से। अब देखिए, सिंह के प्रमाण, सिंह के प्रयोग, सिंह मतलब लॉयन, है ना, ये हमें देखने को नहीं मिलता है। लोहा के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो लोहे का जो प्रयोग होगा वो वैदिक संस्कृति में होगा, वैदिक काल में होगा। वहाँ पर जब हम जानेंगे, और एक बात हम जानते हैं कि जैसे कि अभी यहाँ पर घोड़े से भी परिचय की बात नई के रूप में जानते हैं। हालांकि घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिल चुके हैं सुरकोटड़ा से, है ना। घोड़े के दांत रानागुंडई से मिल रखे हैं। घोड़े की मूर्तियाँ मर्ण मूर्तियों के रूप में बात करें तो इस प्रकार के प्रमाण को भी देखने के बाद भी हम घोड़े के परिचय के रूप में अभी तक ये संदेह है कि घोड़े से परिचय नहीं था। लेकिन घोड़े से परिचय भी कब हो जाएगा? क्योंकि आर्य जब यहाँ भारत में आएंगे, है ना, वैदिक संस्कृति के निर्माता जब यहाँ भारत में आएंगे तो वो घोड़ा लेके आएंगे साथ में। तो घोड़ा तो उनका बहुत मुख्य पशु है, ठीक है। और उन्हीं के काल में लोहे का प्रयोग भी हो जाएगा। जब इंसान को लोहा मिलेगा तब वो शक्तिशाली बन जाएगा, और जब इंसान को उसको घोड़ा मिलेगा तब वो तेज दौड़ने लग जाएगा। तो जब इंसान को घोड़ा और लोहे धातु का प्रयोग करना, वो घोड़ा उसे मिल चुका होगा और लोहे से वो काफ़ी हथियार बना चुका होगा, तब उसके मनोमस्तिष्क में एक महत्वाकांक्षा जन्म लेगी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के। तब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से एक कबीलाई व्यवस्था, जो आर्य कबीलाई के रूप में आए, छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में आए थे, है ना, फिर वो कबीलाई रूप में रहते थे, और वो धीरे धीरे फिर वो जनपद का रूप लेते हैं और
आगे चल करके महाजनपदों का निर्माण होगा, तो किस प्रकार से, किस आधार पर ये निर्माण होता है, वो भी हम वैदिक संस्कृति में जानेंगे। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि लोहे से ये लोग अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और मंदिर भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, इसके बारे में एक बात मैं कहता हूँ आपको कि मंदिर के प्रमाण अपने मेसोपोटामिया से मिले, और मेसोपोटामिया में गार्डन चाइल्ड और वगैरह ये जो बाहर के जो विदेशी इतिहासकार हैं, ये क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बसाई थी। अगर मेसोपोटामिया के लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता को बसाते तो क्या वो यहाँ मंदिर नहीं बनाते? तो हम कैसे मान ले कि विदेशी लोग यहाँ आए और यहाँ पर मंदिर बनाए, जबकि मंदिर के प्रमाण तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो तो तालाब की पूजा करते थे, पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, है ना। तो ये प्रमाण जब हमें मिले ही नहीं, तो हम कैसे मान ले कि विदेशी लोगों की ये सभ्यता थी? नहीं, ये हमारे भारतीय लोगों की ही सभ्यता थी, है ना, भारत की ही सभ्यता थी, शुद्ध रूप से भारत की सभ्यता थी। ये प्रमाणित हो चुका है और ये प्रमाण हमें मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हम बताएंगे आपको, ठीक है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से संपूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता थी, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा मण मूर्तियों से संबंधित, जिसमें हमने जाना ये मुख्यतः टेराकोटा से बनी हुई थी, जो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्ति होती है, और सर्वाधिक मण मूर्तियाँ नारी की मिली है, माता देवी संबंधित है, और सर्वाधिक पशुओं की मण मूर्तियाँ में कुबड़दार बैल, पक्षियों में गौरैया पक्षी, ठीक है। और इस सभ्यता के क्षेत्र से अत्यधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है। इनका प्रयोग खिलौने और पूजा के लिए होता था, ठीक है। इन मूर्तियों का नारी मण मूर्तियाँ संख्या में सर्वाधिक, ये बात हो गई। इन मण मूर्तियों का निर्माण हाथ से चिकोटी पद्धति से किया गया है, ये बात ध्यान रहे। पशुओं में सर्वाधिक कुबड़दार बैल है, पक्षियों में गौरैया पक्षी है। गाय की आकृति मोरों और मण मूर्तियों पर नहीं मिलती है। और हड़प्पा सभ्यता से किन चीज़ों का हमें कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? तो नहरों द्वारा सिंचाई सोरतुगई से हुआ है, ये बात ध्यान रहे अफगानिस्तान पे। इसके अलावा सोरतुगई के अलावा कहीं पर भी नहरों से सिंचाई के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। सिंह, है ना, लोयन के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते, लोहे के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते, मंदिर के प्रमाण हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब हमारा टॉपिक है अगला, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता होने के कारण यहाँ के प्रशासन में व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी, है ना, व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी। और इसमें ये भी जानते हैं कि भाई शासन के रूप में देखें तो पुरोहित को, ठीक है, धर्म प्रधान सभ्यता होने के कारण पुरोहित वर्ग की भी प्रधानता थी। क्लियर? तो यहाँ व्यापारी वर्ग या पुरोहित वर्ग ये हमें देखने को मिल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, हड़प्पा संस्कृति के राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं है। राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परंतु इसका व्यापक विस्तार एवं नियोजित नगरों को देखकर लगता है कि इस सभ्यता में शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को देखते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं, तो हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि यहाँ पर जो शासन था वो पुरोहित वर्ग का शासन था, ठीक है। और इस काल में व्यापार वाणिज्य के विकास को देखकर लगता है कि संभवतः हड़प्पा का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, मतलब व्यापारी वर्ग के हाथों में था। ये व्यापार व्यवस्था थी, है ना, और विदेशों से भी व्यापार होता था, ठीक है। कपास का ये निर्यात करते थे, और सोने चांदी, है ना, सोने धातुओं का ये आयात करते थे, है ना, और उनसे जैसे खेतड़ी से ये तांबे का आयात करते थे, कोलार से ये सोने का आयात करते थे। इस प्रकार से ही क्या इनका इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट, इनके फॉरेन कंट्री से भी इनके व्यापारिक संबंध थे। फॉरेन जैसे कि कंट्री की बात करें तो उस समय में मेसोपोटामिया, मिस्र, है ना, वो इस प्रकार से उनके व्यापारिक संबंध थे। तो अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था को लेकर के विभिन्न विद्वानों के क्या क्या अलग अलग अपने अपने मत थे उनको लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टुअर्ट पीरियड की। स्टुअर्ट पीरियड की अपन ने एक बात भी कही। स्टुअर्ट पीरियड ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ये बात कही। इसके अलावा स्टुअर्ट पीरियड और ए.एल. बासम के अनुसार यहाँ पर किस वर्ग का शासन था? पुरोहित वर्ग का शासन था, ठीक है। ये बात कहने वाले व्यक्ति महान विद्वान है स्टुअर्ट पीरियड और ए.एल. बासम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम आर.एस. शर्मा की, ठीक है। आर.एस. शर्मा के अनुसार यहाँ व्यापारी वर्ग का शासन था। वहाँ पर हमने जैसे कि जुड़वा राजधानी के संदर्भ में बताऊँ, स्टुअर्ट पीरियड ने हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया, है ना। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को इसी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया, ये बात भी ध्यान रहे, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दशरथ शर्मा की नहीं, आर.एस. शर्मा की। आर.एस. शर्मा के अनुसार यहाँ व्यापारी वर्ग का शासन था।
किस वर्ग का शासन था? व्यापारी वर्ग का शासन था। फेयर सर्विस, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ग्राम संस्थाओं द्वारा शासन संचालित किया जाता था, मतलब गांव की संस्थाएं यहाँ पर शासन करती थी। गांव की संस्थाओं को ये कहते हैं, गांव की संस्थाओं के बारे में स्टुअर्ट पिगट और ए.एल. आसम कहते हैं पुरोहित वर्ग शासन करते थे, और आर.एस. शर्मा कहता है व्यापारी वर्ग करते थे, और फेयर सर्विस कहते हैं कि गांव की संस्थाएं यहाँ पर शासन करती थी। अब देखिए मार्टिमर व्हीलर और हंटर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मध्य वर्गीय जनतंत्रात्मक या जनतंत्रीय शासन था, मतलब जनता का शासन था यहाँ पर, है ना। जो वर्तमान में अपन शासन देखते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, उस प्रकार का शासन की बात करते हैं कौन? व्हीलर और हंटर। क्लियर? एस.आर. राव ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी गई है। विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा हड़प्पा सभ्यता को देने वाले कौन है? एस.आर. राव। क्लियर? अब स्टुअर्ट पिगट के बारे में एक बात और आती है कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है। अत्यंत केंद्रीकृत, है ना, केंद्रीकृत व्यवस्थाएं थी, सेंटर से शासन था, ठीक है, जो पुरोहित वर्ग द्वारा होता था, ठीक है, पुरोहित वर्ग का शासन मानते हैं ये। और इन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा स्थल को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया, ये अपन बात कर चुके हैं। तो ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित बात हो गई, है ना। और तो अब आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन किन किन लोग चीज़ों से वो अपरिचित थे। तो वो किन चीज़ में अपरिचित थे? सिंचाई व्यवस्था से, है ना, लोहे से, सिंह से, ये इन चीज़ों से ये क्या थे? अपरिचित थे। उसके बाद में हमने इसके प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के जो शासन वर्ग था, प्रमुख रूप से ये बता पड़ता है कि पुरोहित वर्ग का शासन था, है ना। हम अगर सारी बातों का अगर देखें तो पुरोहित वर्ग का शासन था या व्यापारी वर्ग का, है ना। पुरोहित वर्ग को अपन ज़्यादा देखते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक नज़र वापस डालते तो देख पाएंगे कि स्टुअर्ट पिगट और ए.एल. आसम पुरोहित वर्ग बताते हैं, आर.एस. शर्मा व्यापारी वर्ग बताते हैं, फेयर सर्विस ग्राम संस्थाओं द्वारा संचालित बताते हैं, व्हीलर और हंटर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बताते हैं, एस.आर. राव विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है हड़प्पा सभ्यता को, और मैके ने मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में होता है। ये बात अपन ने करी नहीं, ये ध्यान दिए। मैके, अर्नेस्ट मैके क्या कहते हैं? अर्नेस्ट मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था, एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। क्लियरली हम यही देख सकते हैं कि जनतंत्रात्मक की बात हो रही है, ठीक है। एक हमने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उसने उसके हाथ में शासन आ गया। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता के शासन को अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य माना है और पुरोहित वर्ग द्वारा संचालित था, ठीक है। ये बात हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। अब हमारा अंतिम वीडियो होगा सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, जिसमें हम जानेंगे सिंधु घाटी उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल क्या थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल है और किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, किन अनेक अलग अलग विद्वान अपना मत रखेंगे, उसके संदर्भ में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।